किस्से कहानियां सुनाती है, दुनिया इसे गुनगुनाती है। उमंग है, तरंग है, पतंग है उर्दू। उमंग है, तरंग है, पतंग है उर्दू। धनक रंग उर्दू, धनक रंग उर्दू, धनक रंग उर्दू है, धनक रंग उर्दू। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं जाहिद अमीन रिसाइट टुडे के ख़ास प्रोग्राम बासलाहियत मालेगांव मेरा अज़्म मेरी पहचान में एक मर्तबा फिर आपका स्वागत है। कोई जुनूनी शख्स जब कुछ करने की ठान लेता है तो फिर वो कुछ सुनता नहीं, सिर्फ अपने काम और मिशन पर जोर देता है। फिर वो किसी भी रिज़ल्ट की परवाह नहीं करता, ना किसी अंजाम के बारे में सोचता है। बस अपने काम, अपने मिशन पर पूरा जोर देता है और उस काम को पूरा करना ही उसका सिर्फ एक मकसद होता है। ऐसे ही एक जुनूनी शख्स का नाम है अमोल प्रहलाद तिवारी। मशहूर सिंगर, गीतकार, संगीतकार, म्यूज़िक डायरेक्टर और बहुत सी खूबियों के मालिक। म्यूज़िक जिनका ओढ़ना बिछौना है, म्यूज़िक जिनका दाना पानी है और म्यूज़िक ही जिनका मिशन है। तो ये अमोल तिवारी हमारे साथ मौजूद है। अमोल तिवारी सर, रिसाइट टुडे के इस ख़ास एपिसोड में आपका इस्तकबाल है, स्वागत बहुत है। बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को ज़रा सा अपने बारे में अपना परिचय बताएं। देखने वाले सभी भाइयों और बहनों को आदाब। मैं अमोल तिवारी, मैं एमएसजी कॉलेज से मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर एमए की डिग्री ले चुका हूँ और मेरी जो पढ़ाई है माध्यमिक और हाई स्कूल लेवल की जो पढ़ाई है वो मैंने धुलिया में की है, कुछ साल मालेगांव में की है और बस बाकी फिर प्रोफेशनली मैं वीडियो शूटिंग और फोटोग्राफी का बिज़नेस करता हूँ। और साथ में जो मेरा शौक़ है कि एक गीत गाना और गीतों को संगीत देना, ये काम मैं कर रहा हूँ फ़िलहाल। आपको इस फील्ड में कैसे रुचि पैदा हुई? सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बचपन से ही घर में जो एक छोटा सा टेप था नेशनल का, उस पे मेरे पिताजी जो भी गीत बजाया करते थे, उन गीतों को सुनते सुनते कब गुनगुनाने लगा ये मुझे ही याद नहीं है। और वही गीतों को सुनते सुनते आगे जो भी नया गीत सुनता था उसे अपने आप गुनगुनाने लगता था। तो इसी तरह से मेरा ये सिलसिला शुरू हुआ और गाते गाते कब एक अच्छा सिंगर बन गया या लोग चाहने लगे, तो बस यही सफ़र की शुरुआत है। फिर शुरुआती दिनों में कुछ स्कूल के गैदरिंग्स में गाया हूँ, कॉलेज की गैदरिंग्स में गाया हूँ, कुछ कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया जिसमें कभी पहला, कभी दूसरा, कभी तीसरा इनाम हासिल हुआ। इस तरीके से गाता रहा हूँ। और फिर आगे चल के जैसे अलग अलग म्यूज़िक के ताल्लुक़ से और गीत के ताल्लुक़ से जो भी उससे जुड़े हुई चीज़ें हैं, जो भी उससे जुड़ी हुई अलग अलग क्षेत्र है, जो चीज़ें मैं कर सकता था उनको करने की कोशिश की। और आज कुछ छोटे मोटे काम कर चुका हूँ, कुछ फिल्मों में म्यूज़िक दिया है, कुछ गीत गाया हूँ, खुद के कंपोज़ किया हूँ। इस तरीके से सिलसिला शुरू है। आपने जैसा कि बताया कि बहुत सी फिल्मों में आपने क्या स्टेज शो भी किए आप? जी बिल्कुल। शुरू में एक दौर था मेरा जब मैं गीत गाने के लिए स्टेज ढूंढता था कि मुझे कहीं मौका मिले कि मैं गा सकूं। तो जहाँ भी मुझे ऐसा मालूम पड़ता था कि कहीं पे ऐसा प्रोग्राम है या कहीं पे अगर
कोई मैं कोशिश करूँ तो मुझे वहाँ पे गाने का मौका मिल सकता है। तो ऐसी जगह मैं जाता था, लोगों से मिलता था और गुजारिश करता था कि वो मुझे गाने का मौका दे। लेकिन कई जगहों से मौका मिलता था, कहीं पे नहीं मिलता था। तो फिर आगे चल के मैंने कोशिश की कि मैं खुद का एक ग्रुप बनाऊँ, खुद का ऑर्केस्ट्रा ग्रुप हो जिसमें मैं अपने दिल के गाने गा सकूँ, जो मेरी सलाहियत है, जो मैं गा सकता हूँ, जितना मैं जानता हूँ उतना लोगों तक पहुँचा सकूँ और लोगों को एंटरटेनमेंट दे सकूँ, उनको एंटरटेन कर सकूँ। तो इसी सिलसिले में मैंने एक ग्रुप बनाया था, जो इसी सिलसिले में एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप बनाने की मैं कई सालों से कोशिश कर रहा था। तो लोकमान्य हाई स्कूल में एक प्रोग्राम मैं कर चुका हूँ। फिर साबिर सत्तार टाउन हॉल जो है वहाँ पर एक ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम मैं सुहानी रात ढल चुकी, ये टाइटल के तले मैं एक प्रोग्राम कर चुका हूँ। और बाकी फिर दूसरे ऑर्केस्ट्राज में मैं गा चुका हूँ, जो मालेगांव में अमूमन जो अलग अलग जगहों पे प्रोग्राम हुए हैं उनमें मैं गा चुका हूँ। यानी आपने बहुत सारी फिल्मों में अपने बहुत ज़्यादा स्टेज शो किए हैं। म्यूज़िक डायरेक्शन से भी आपको लगाव है? जी बिल्कुल। तो म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पर आपने कितनी फिल्मों में अपना योगदान दिया है? म्यूज़िक डायरेक्शन के ताल्लुक़ से अगर मैं कहूँ तो पहला काम मुझे मिला था, मालेगांव की एक फ़िल्म बन रही थी बच के रहना। तो बाबू शेख बोल के एक यहाँ के जो फिल्म बनाने वाले हैं, वो दोस्त ने मुझे ये काम दिया था और उनके लिए मैंने कुछ गीत कंपोज़ किए थे, उसमें गीत गाए भी थे। तो वो समझो एक शुरुआत वहाँ से हुई। और उसके बाद फिर अभी 3 साल पहले एक चंदनपुरी सा खंडेराव, ये एक फ़िल्म आई थी जिसके लिए मैंने म्यूज़िक डायरेक्शन किया, जिसमें मैंने 5 गीत लिखे थे और 2 गीत उसमें गाया था और सभी गीतों को कंपोज़ और म्यूज़िक डायरेक्शन मैंने किया था। तो वो एक मेरा पहला प्रोजेक्ट जो इस्टेब्लिश हुआ। बच के रहना ये फ़िल्म तो अभी कुछ वजह से बन नहीं पाई, लेकिन उसके लिए मैं म्यूज़िक कंपोज़ कर चुका हूँ। जब भी आगे कभी वो फिल्म अगर बनती है तो वो गीत आपको सुनने मिलेंगे। बहुत ही प्यारे गीत उसमें बने हैं। और अभी 2 साल पहले एक फ़िल्म आई थी माजिद खान ने जो बनाई थी मोबाइल, इस फिल्म के लिए मैंने 2 गीतों के लिए म्यूज़िक दिया था। माजिद खान से आपका ताल्लुक़ किस तरह से हुआ? चंदनपुरी सा खंडेराव ये फिल्म में म्यूज़िक देने के बाद थोड़ा सा गांव में माहौल बना और लोगों को मालूम हुआ कि मैं म्यूज़िक डायरेक्शन कर रहा हूँ, प्रोफेशनली मैं म्यूज़िक डायरेक्ट कर रहा हूँ और गीत बना रहा हूँ। तो इसी ताल्लुक़ से उनको कहीं से जानकारी मिली मेरे बारे में कि ये अमोल तिवारी एक है जो अपने छोटे से स्टूडियो में जो भी काम करते हैं। तो वो एक दिन मुझसे मिलने आए, उनसे मैं मिला और बाद में फिर आगे सिलसिला शुरू हुआ मुलाकातों का और इस ज़रिए से मुझे वो काम मिला। तो मोबाइल के लिए उन्होंने जो गीत बताया मैंने उनको म्यूज़िक डायरेक्शन किया। अमोल तिवारी सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने एक प्रश्न के उत्तर दिया है कि मैं एमए इंग्लिश, आप एमए हिस्ट्री हूँ। तो आप जब इतना पढ़े हैं तो म्यूज़िक की तरफ आप क्यों आ गए? जी सही कहा आपने। एमए पढ़ा हूँ, एमए हिस्ट्री किया हूँ, लेकिन चाहता तो मैं टीचर भी बन सकता था। बहुत अच्छी ज़िंदगी जो एक होती है टीचर की, कही जाती है कि आराम से ज़िंदगी गुजर जाती है। एक अच्छा सा घर, बीवी, बच्चे और टीचर बन जाए आदमी, नौकरी हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन शुरू से ही मेरा रुझान इस बात से रहा कि मुझे ज़िंदगी में नौकरी नहीं करना है। मेरे साथ वाले जितने भी पढ़े हैं सब टीचर हैं, ये अच्छी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं। मैं एक अकेला हूँ वाहिद जो सोच रहा हूँ कि भाई कुछ अलग राह चली जाए। फिर कोशिश किया कि जो अपने में सलाहियत है, जो मैं जितना मुझ में है, कम से कम मैं उतना सामने वाले को दे सकूँ, उतना मैं उसके सामने पेश कर सकूँ। तो एक खुद की राह बनाने की कोशिश की और धीरे धीरे उसमें जुड़ा रहा। तो उसके ताल्लुक़ से जो भी बाकी चीज़ें, जैसे पहली बार मुझे कहा गया था, एक आयरानी फिल्म बनी थी ओ तुनी माए। तो ओ तुनी माए ये फिल्म के लिए जो डायरेक्टर थे वो खुद मतलब अच्छे राइटर थे, उन्होंने कुछ गीत लिखे थे आयरानी में और उन्होंने कहा था कि इसको कंपोज़ करो। तो तब मैं उतना उसमें जानता नहीं था म्यूज़िक के ताल्लुक़ से कि मैं उसको कंपोज़ कर सकूँ। फिर भी मैंने कोशिश की। शुरू में एक बार एक यहाँ पे कंपटीशन हुआ था, रफ़ी अवार्ड नाइट। तो रफ़ी अवार्ड नाइट में मैं स्टेज पे एक गाना गाया था। उस कंपटीशन में मैं इनाम तो नहीं जीत पाया था, लेकिन
उस कंपटीशन में जो मैंने रफ़ी साहब का एक गीत गाया था, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ ना दे, तो इस गीत को सुनने के बाद ऑडियंस में से एक बंदा, एक भाई उठ के आया और उसने उसके जेब में जो एक 2 रुपए की पेन थी वो निकाल के मेरी जेब में लगाई और मुझे गले लगाकर उसने तारीफ़ की। तो ऐसी कुछ वाक़यात ज़िंदगी में जो होते हैं तो ये आदमी को एक हौसला बंधाते हैं। वो अपनी ऐसी चीज़ों को याद करके आदमी आगे बढ़ता है जो ज़िंदगी में हौसला देते हैं। और इसी तरह मैं कोशिश करता रहा और अब यहाँ इस मुकाम पे हूँ। आप गुज़िश्ता कई 20-25 सालों से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, म्यूज़िक से जुड़े हुए हो, तो मालेगांव की फिल्म इंडस्ट्री से आप क्या आशा रखते हैं? मालेगांव की फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अगर कहा जाए तो आज मैं कहूँगा कि मालेगांव एक ऐसा वाहिद शहर है, ये हमारा एक ऐसा शहर है कि जहाँ गूंगों को भी सुना जाता है। तो मैं तो अपनी एक आवाज़ रखता हूँ। तो इस ताल्लुक़ से मालेगांव की इंडस्ट्री ने अपना एक खुद का वजूद हासिल किया है, वो एक अपना वजूद रखते हैं और बाहर के मुल्कों में भी हमें देखा जाता है, हम पे एक नज़र रखी जाती है। तो मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि इस इंडस्ट्री का मैं एक हिस्सा बनूँ। जो भी मेरे में सलाहियत है, जो भी मैं जानता हूँ, उस ताल्लुक़ से अगर मुझे काम करने का मौका दिया जाए तो मैं भी आगे चल के मालेगांव इंडस्ट्री के लिए काम करना चाहूँगा। और अगर कोई मुझसे गीत लिखवाए या कोई मुझे गीत गाने के लिए कहे या कोई मुझे म्यूज़िक कंपोज़ करने के लिए भी कहे तो मैं मेरी तरफ से वो करने की मैं वो करने की कोशिश करूँगा। संगीत और उर्दू मैं समझता हूँ एक तरह से चोली दामन का साथ है, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? संगीत के बारे में अगर कहा जाए तो ये वो ज़बान है जो आदमी बयां करता है, अपने दिल को बयां कर सके एक अलग अंदाज में। तो जब दिल की ज़ुबान को संगीत का साथ मिलता है तो वो एक अलग पैमाने पे, एक अलग मुकाम पे पहुंच जाती है वो बात। और ऐसी बातों को उर्दू में बहुत नज़ाकत से और बहुत अलग अंदाज से रखा जाता है। मैं घर में हिंदी बोलता हूँ, हमारी जो फैमिली है वो हिंदी भाषा घर में बोलते हैं और मैं पढ़ा हूँ मराठी लैंग्वेज में, मराठी मीडियम में मैं पढ़ा हूँ। तो 2 लैंग्वेज तो मैं जानता हूँ। उर्दू के बारे में जो कुछ है वो मैं जानता हूँ सिर्फ जो फिल्मों के गीत सुना हूँ या फिल्मों में जो ज़ुबान बोली जाती है वो ताल्लुक़ से उर्दू में जानता हूँ। तो जब ये तीनों लैंग्वेज को मैं जितना भी मेरी जानकारी है या जितना मैं समझता हूँ तो हर एक लैंग्वेज का अपना एक मुकाम है और उन सब मुकामों के बीच उर्दू की जो एक नज़ाकत है और उर्दू में जिस तरह से शायरी की जाती है, जिस तरह से अल्फाज़ों को ढाला जाता है और एक बात कहने का जो अंदाज़ उर्दू में है वो बड़ा प्यारा लगता है। और शायद इसी वजह से अगर हम बॉलीवुड को देखें या हिंदी या अपनी जो फिल्म इंडस्ट्री को देखा जाए जो पूरी दुनिया में जिसका नाम है, तो उर्दू का बहुत सलीके से इसमें और बार बार बहुत अच्छी तरीके से इसे इस्तेमाल किया गया है। तो वो ताल्लुक़ से अगर उर्दू शायद एक ऐसा पिलर है बॉलीवुड का कि जो अगर ना होता तो शायद वो थोड़ा कमज़ोर होता या जिस तरीके से उसको बयां हम कर पाते हैं उर्दू में वो ना कर पाते। तो दिलों का इज़हार करने के लिए उर्दू एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है और बहुत अच्छी तरीके से उसको यूज़ भी किया जा रहा है बॉलीवुड में। ने बहुत अच्छी बात की कि दिलों का हाथ को सही तर्जुमानी करने के लिए। मैं ये सवाल उर्दू का इसलिए आपसे पूछा था क्योंकि अभी मैं आपकी एक वीडियो देखा था जिसमें धनक रंग करके आपने एक गीत गाया है और वो पूरा उर्दू पर है जी। तो ये धनक रंग तक आप कैसे पहुँचे? दरअसल इसके ताल्लुक़ से थोड़ा मुझे कहना पड़ेगा कि ख्वाब देखना बड़ा आसान होता है। ख्वाब अगर आदमी उसके लिए आँख खुली हो या बंद हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी ख्वाब को पूरा होते देखना ये किसी फरिश्ते की संगत से कम नहीं है। जैसे ऐसे ही ख्वाब, जैसे दिल और दिमाग को बाजू में रखकर ये सफ़र शुरू होता है ख्वाबों का, ऐसे ही ख्वाबों के सफ़र में घूमते हुए फ़रोग राही साहब से मुलाकात हुई और
उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक चैनल बना रहा हूँ, राही उर्दू मीडिया क्रिएशंस। इस चैनल के लिए मुझे एक टाइटल सॉन्ग बनवाना है। तो अगर आप मैंने एक गीत लिखा है उर्दू लैंग्वेज की ताल्लुक़ से मैंने एक गीत लिखा है। तो अगर आप उसे कंपोज कर पाए या उसको आप गीत में ढाल पाए तो बड़ी खुशी होगी। तो मैंने उनसे वही कहा कि आप मुझे वो शायरी दीजिए, तो मैं उस पर कोशिश करता हूँ। और जब मैंने वो शायरी पढ़ी तो मैं हैरत में पड़ गया कि मालेगांव में इस तरीके से लिखने वाले लोग हैं कि जो उर्दू ज़ुबान के ताल्लुक़ से जिस तरीके से वो गीत में लिखा गया है, तो एक पूरा हिस्ट्री सामने आती है, एक पूरा उसका जो वजूद है वो सामने उस गीत को पढ़ते हुए मेरे सामने आ रहा था। और मेरी खुशनसीबी है कि मैं उसे उस मुकाम तक, जितनी मेरी सलाहियत है उसके ज़ोर पे मैं उसको उस मुकाम तक ला पाया कि आज लोग उसे पसंद कर रहे हैं, लोग उसको सुन रहे हैं। कई जगहों से मुझे मतलब उसका कमेंट आया है कि आपने बहुत अच्छा गाया है, आपने बहुत अच्छा कंपोज़ किया है। तो बस ये फ़रोग़ राही साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं उर्दू लैंग्वेज जो है, उर्दू भाषा के लिए अपने तरफ से एक गुल उसके पायदान, उसके दहलीज तक पहुँच गया। मैं फ़रोग़ राही साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो मुझे ये काम दिया, उसके वजह से मैं उर्दू ज़ुबान के दहलीज पे अपना एक गुल रख पाया। और वो उर्दू लैंग्वेज के लिए उर्दू भाषा के लिए काम करने के लिए मुझे मौका मिला। और उर्दू भाषा वाले भी जो है आपके शुक्रगुज़ार है कि आप एक मराठी मीडियम और एक हिंदी भाषी शख्स ने जो है इतनी बेहतरीन अंदाज में जो है उसे कंपोज भी किया है और उसे गाया भी है। हम रिसाइट टुडे की जानिब से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। बहुत शुक्रिया। आपने जो है मुख्तलिफ स्टेज शो किए जी। क्या कभी किसी मालेगांव की स्कूलों में अपने कंपोजिंग का हुनर बताया है? खातून कैंपस की सालाना गैदरिंग में शेख इमाम प्राइमरी स्कूल की बच्चियों ने जो एक नात गाई थी, हाँ, उसको म्यूज़िक देने का मुझे मौका मिला था। और ऐसे कई बार मैंने उस स्कूल के लिए, उस कैंपस में एक्शन सॉन्ग्स के लिए काम किया है और बाकी भी ड्रामास के लिए मैंने बैकग्राउंड दिया है। तो ये इस तरीके से मैंने स्कूलों के लिए काम किया है। और मैं चाहूँगा कि नात हो या हमद हो या और कोई जो उर्दू के ताल्लुक़ से काम है, तो वो अगर मुझे करने का मौका मिले तो मैं भी उसमें स्कूलों के लिए, बच्चों के लिए या किसी संस्था के लिए मैं काम करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैं करना चाहूँगा, ये काम मैं करना चाहूँगा अगर मुझे ये काम मिले तो। यानी मालेगांव की स्कूलें जो चाहे वो किसी भी मीडियम की हो, आप अपनी खिदमत पेश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये आपकी बड़ी दिल वाली बात है कि आप बिल्कुल अपने तौर पे तैयार है। अमन सर, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप अपने बेहतरीन आवाज़ का नमूना हमारे दर्शकों तक पेश करें, एक गीत के एक मुखड़ा। अभी जो राही उर्दू मीडिया क्रिएशंस के लिए मैंने जो एक गीत गाया था उर्दू ज़ुबान के लिए, उसी को थोड़ा गुनगुनाने की कोशिश करता हूँ। सदियों पुरानी ज़ुबान है ये, फिर भी अभी तक जवान है ये। गालिब की बातों में उलझी हुई या मीर की दास्तां है ये। क्या बात है। किस्से कहानियां सुनाती है, दुनिया इसे गुनगुनाती है। बहुत को उमंग है, तरंग है, पतंग है उर्दू। उमंग है, तरंग है, पतंग है उर्दू। धनक रंग उर्दू, धनक रंग उर्दू, धनक रंग उर्दू है, धनक रंग उर्दू। बात को क्या बात है, जबरदस्त, शुक्रिया। अब ये तो है आपने उर्दू के उस पर से, मैं चाहूँगा कि कोई फिल्मी गीत का एक मुखड़ा। ओ हो
ओ हो, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो, ओ हो। बहुत खूब, ज़बरदस्त फिल्म आदमी का गीत जी और ज़बरदस्त आदमी के ज़रिए हमारे रिसाइट टुडे के उसमें पेश किए। हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं।